आपको पता हो कि कब मैंने कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना है और कौन से मोमेंट पे करना है, और अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्से का इमोशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर हम ये सीख लें, एग्जैक्टली अगर हम ये छोटी छोटी टिप्स सीख लें ना, तो हम बहुत ईजीली अपने आउटडोर्स में एक अच्छी रूटीन अपनी सेट कर सकते हैं। मसला हमेशा तभी आता है जब हम हम इमोशंस के आगे हम गिव अप कर जाते हैं और हमारे इमोशंस आ जाते हैं हमारे सामने। कोई आर्ग्यूमेंट हो गया घर में, कोई बहस हो गई, किसी को आपने बहस करते देख लिया, इमोशंस हमारे हाइटेंड अप हो जाते हैं। उस टाइम पे किस तरह से इमोशंस को मैनेज करना है, और क्योंकि आप सब ये चीज़ अच्छे तरह से जानते हैं कि आप सब एक तरह से एक एक्टिव एडिक्ट्स रह चुके हैं, अब नहीं है बट यू वर एक्टिव एडिक्ट्स, और अभी भी एडिक्ट्स हैं बट अब रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं। तो उस चीज़ से अपने आप को हमेशा बचाए रखना है। प्रोएक्टिव अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत एक टिप है कि अपने आप को हमेशा प्रोएक्टिवली लेकर चलना है। इमोशनल मैनेजमेंट इसी चीज़ में आ जाती है ना। अगर आप प्रोएक्टिव होते हैं तो आप ऑलरेडी आपको पता होता है कि आपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। अक्सर औकात होता है ऐसे, जैसे आउटडोर्स में होने के बाद पेशेंट्स अक्सर आके काउंसलर्स के साथ ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स जो है वो बात बात पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे लाइक आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, या मुझे किसी चीज़ की परमिशन नहीं देते हैं। 3 मंथ्स कंप्लीट भी हो गए हैं बट स्टिल मुझे भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कहीं आने जाने के लिए। तो दैट मीन्स कि आप अगर कंप्लायंस अपनी तरफ से प्रॉपर शो ही नहीं कर रहे, वन अनदर टिप इज़ कि अगर आप अपनी 100% कंप्लायंस दें और ये शो कराएं कि लाइक आपने जब हायर पावर बना ही लिया है किसी को, तो फिर उन्हीं की बात माननी है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये चीज़ अपने अंदर नहीं लेके आनी कि अब मैंने इतनी अरसे बात मान ली, अब मैंने इतनी अच्छी कंप्लायंस शो की है, आखिर कब तक। ये चीज़ जब हम अपने अंदर ले आते हैं, एक बेसब्री का एलिमेंट आ जाता है, उससे फिर मज़ीद ख़राबियाँ पैदा होना शुरू होती हैं, उससे भी हमारे इमोशंस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और उससे फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि हम जाके कोई ना कोई ड्रग कर आते हैं जब रिलैप्स कर जाते हैं, या ये होता है कि इतनी इमोशनल टेंशन मुझे मिल रही है, मैं सब कुछ एक अच्छा बनने की कोशिश कर भी रहा हूँ बट स्टिल मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं मान रहे, बट स्टिल उन्हें कहीं ना कहीं लगता है भी मेरे पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या वो मुझ पर सही से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अक्सर लगता है ना ऐसे पेशेंट्स को लगता है, ऐसे आउटडोर के पेशेंट्स से मेरा सवाल जो हो चुके हैं, फील होता है ऐसे कि इतनी अच्छी कंप्लायंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इतनी बात मान रही हूँ बट स्टिल मेरी जो है पेरेंट्स मुझ पर सही से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। क्या वजह होती है इसकी कि पेरेंट्स क्यों नहीं ट्रस्ट कर पाते हैं? इतने सालों की जो खराबियां पैदा की होती हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो 3 मंथ्स में मतलब कवर अप हो जाए? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए? तो हमेशा एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए, ये नहीं सोचना। अब ये कितनी अनरियलिस्टिक सी बात आ जाती है कि आप कह रहे हैं कि जो मैंने 4 साल की खराबियां पैदा की हुई थी वो मेरी 3 महीनों के अंदर अंदर बस वापस से जो है वो रिवाइव हो जाए और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए, ऑन ट्रैक आ जाए। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनमें डर आ जाता है, वो फियर से ऑपरेट करना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें होता है, वो नहीं चाहते कि आप वापस अपने पुराने पैटर्न्स पे जाएं। कोई भी फैमिली, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कभी भी कोई ख़राब चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना। दे ऑलवेज एक्सपेक्ट कि हमारा बच्चा बिल्कुल सही रहे, अच्छे ट्रैक पे रहे, एक सोब्राइटी की लाइफ गुजारे। तो वो कहीं ना कहीं उनका अंदर डर आ जाता है। बट हम पेरेंट्स को ये कह रहे होते हैं कि फियर से ऑपरेट नहीं करना, डर से ऑपरेट नहीं करना, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली पेशेंट्स के अंदर एक प्रोवोकिंग सी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि अब मुझ पर यकीन तो करके देखें, एक दफ़ा करके तो देखें, मैं चाहता हूँ अपने आप को प्रूव करना बट स्टिल मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये पेरेंट्स को मेरी ये एडवाइस होगी कि बिल्कुल भी फियर से ऑपरेट नहीं करना। इफ़ लाइक ऑनेस्टली आपको लग रहा है ऐसे कि वाकई में अब ट्रस्ट कर लेना चाहिए या एक मौका दे देना चाहिए, तो जस्ट गो फॉर इट। अपने बिहेवियर्स, अपने एक्शंस इस तरह से रखने पड़ेंगे कि लाइक पता चलना चाहिए उनको कि एक्चुअली मीन इट ना हो कि आप अपनी एक सोब्राइटी की लाइफ गुजारना चाह रहे हैं। मतलब उनको नज़र आना चाहिए, आपके बिहेवियर्स के थ्रू ये चीज़ शो होनी चाहिए कि खाली कह देने से फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम किसी को सेकंड चांस देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें इतना डर नहीं होता। बस जब कहीं हम किसी को तीसरा या चौथा या 5वां चांस दे रहे हैं, तो फिर बहुत सारी उनके भी पीछे डर होते हैं फैमिलीज़ के। उन्हें भी होता है कि इतनी दफ़ा इसने ट्रस्ट तोड़ा है, अब एक और दफ़ा, एक और मौका, तो उतना ही फिर उसमें वो एक एलिमेंट इस चीज़ का आ जाता है कि और ख़राबी की तरफ जा सकता है। उनके दिल में भी डर का एलिमेंट आ जाता है, उनके अंदर भी कि ख़राबी और हो सकती है। लाइक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये इस तरह से ख़राबियाँ आएँ, बट स्टिल अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है? अगर आप अपने आप को ठीक कर लेंगे ना, तो आपके जो फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लाइक क्रूशियल कॉन्वर्सेशन का ये प्रिंसिपल भी है ना कि वर्क ऑन मी अस फर्स्ट एंड अस सेकंड, कि अपने ऊपर पहले काम करें। आप देखें कि आपका इशू क्या है, इशू आपका एडिक्शन का है, आपने उस पर अपने ऊपर काम करना है। बिल्कुल लाइक
होल हार्टेडली, सही तरीके से। और उसके बाद जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, यू विल सी कि ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप्स भी खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज हम चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करते हैं, हम सब बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, बड़े अच्छी हम चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे होते हैं। स्पेशली जो हमारी अपनी फैमिली होती है, जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, वो हमें हर तरह से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आई वुड नॉट से कि वो हमें जज कर रहे होते हैं, बट वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब हम यहाँ पे कह रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी बिलाल साहब को कहा कि आपको अपने बिहेवियर्स और अपने एक्शंस के थ्रू वापस ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, तो खाली कह देना इज़ लाइक कि मैंने ठीक है, अब मैं वापस से रिलैप्स नहीं करूँगा या उन पैटर्न्स पे नहीं जाऊँगा। इट डजंट मैटर अनटिल अनलेस कि आप उनको शो नहीं कराते। और ये जो अगलों को शो होता है वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू होता है। अगर आप कंप्लाइंस दे रहे हैं, आपकी तरफ से 100% कंप्लाइंस आ रही है, कोई मसला नहीं आ रहा, कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे, तो फैमिलीज ऑटोमेटिकली लिवरेज देना शुरू कर देती हैं। बिकॉज वो चाह रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करें, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। देखिए, हमेशा जब भी कोई आर्ग्यूमेंट, कोई मसला या कोई इशू होता है ना, तो 70-30 की रेशो होती है। एक पार्टी की 70% गलती होती है, सेकंड पार्टी की 30% होती है। देखिए, आई वुड नॉट से कि खामोशी से दबके ही रहना पड़ेगा, बट फॉर अ टाइम बीइंग उन्हें कंप्लाइंस देनी पड़ेगी, ठीक है। उन्हें अपने लाइक वो रिवर्ट्स करने पड़ेंगे, वो जितने भी डैमेजेस क्रिएट किए हुए हैं। हम बताते हैं, जैसे हम उनको ये कह रहे होते हैं कि आपने फियर से ऑपरेट नहीं करना, चौकीदारा नहीं करना, पुलिसिंग नहीं करनी। जब पेरेंट्स पुलिसिंग करना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स कि वो ये कह रहे होते हैं ना कि हमारा हक है कि आपने जितनी खराबियां की थी वो कर ली, अब हमें अपनी मर्जियां करने दें। चौकीदार और पुलिसिंग ये दो चीज़ें हैं जिसे अल्टीमेटली फैमिली ही एक तरह से इनेबल कर रही होती है पेशेंट्स को टू डू ड्रग्स अगेन। प्रोवोक होते हैं और वो एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, उनके मूड को अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो हम पेरेंट्स को यही सिखा रहे होते हैं, उनको यही एजुकेट कर रहे होते हैं कि पुलिसिंग करने से या चौकीदारा करने से अल्टीमेटली वो उनको इनेबल कर रहे होते हैं टू डू ड्रग्स अगेन, उनकी मदद कर रहे होते हैं कि वो ड्रग्स करें। तो अगर आप किसी को इतना रोक टोक रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, देखिए इनेबल इस तरह से कर रहे होते हैं कि उनकी मदद कर रहे हैं, उनको इमोशनली चार्ज अप कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब इमोशनली चार्ज अप हो जाते हैं तो वो प्रोवोक फील करते हैं पेशेंट्स। नशे में मदद करना, नशा करने में या नशा फराहम करने में या नशा दस्तयाबी में मदद करना, बेसिकली मावनत करना इज एनेबलिंग। जैसे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल फ़ोन, सब कुछ अच्छा, फ्रेंड सर्कल भी खुला है, कोई पूछ कुछ नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मर्जी से बच्चे जो हैं वो आ जा रहे हैं, किसी की रोक टोक नहीं है, अपनी मर्जी से जो करना है वो कर रहे हैं, उनको पॉकेट मनी मिल रही होती है। तो ये सारी कहीं ना कहीं इनेबलिंग हो रही होती है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, तो वो तो अनकंडीशनल प्यार शो कर रहे होते हैं, लाइक दे वांट कि उनका बच्चा अच्छा खाए पिए, अच्छा उठे बैठे, अपनी मर्जी करे, फ्रेंड्स में वो माना जाए। लेकिन एक तरह से खराबी की तरफ भी बच्चों को लेकर जा रहा होता है, क्योंकि बच्चों को पता लग जाता है, उन्हें ये आइडिया मिल जाता है कि नाउ वी कैन डू एनीथिंग, हमारी जो मर्जी है हम वो कर सकते हैं। वी हैव मनी, वी हैव कार, वी हैव फोन, हमारे पास सारी अवेलेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वाई नॉट यूज़ देम। और अक्सर जब हमारा ब्रेन इन चीज़ों में जब काम करना शुरू करता है, तो अब सबसे पहले हमारा ब्रेन जो है वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट होता है बहुत ज़्यादा, और हम फिर वो नए से नई चीज़ें ट्राई करना शुरू कर देते हैं। जब हम ड्रग्स पहली दफ़ा ट्राई करते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही करते हैं ना कि लेट्स ट्राई इट, करते हैं कि इसमें है क्या, आखिर इसमें चेक करते हैं कि चीज़ क्या है ये, आउट ऑफ फन, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही करते हैं। तो जब आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आपकी क्यूरियोसिटी भी ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है, और जब वो डेवलप होती है अल्टीमेटली आप ड्रग्स कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी आपकी अनकॉन्शियस ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। आपकी काफ़ी रिजेंटमेंट्स हो सकती हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई आपका ट्रॉमा हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ आपका डिनाइल होता है, क्योंकि आपका डिनाइल होता है ना, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं डिनाइल के थ्रू, कि आप मुझे ये स्टेटमेंट देके कि मुझे समझ नहीं लगी कि मेरा रिलैप्स कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा रिलैप्स कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ड्रग्स कैसे करने शुरू कर। पता चल जाता है, अगर आप पीछे जाएं, पूरी मेमोरी रिवाइव करें ना, तो आपको पता चल जाता है कि कैसे कैसे मसले आना शुरू होते हैं। पहले कैसे मेंटल रिलैप्स हुआ, फिर इमोशनल हुआ, एंड देन अल्टीमेटली फिजिकल रिलैप्स हो गया। तो ये जो पूरा इमोशनल और मेंटल रिलैप्स की जो स्टेज होती है ना, ये अनकॉन्शियसली ड्राइव कर रही होती है, वो अनकॉन्शियस में चल रहा होता है, ये सब कुछ, ये मसले मसाइल चल रहे होते हैं। अब हमारे, इसीलिए मैंने सबसे पहली बात ही ये की थी कि अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाएं, तो हमारे लिए आउटडोर्स को स्पेंड करना बड़ा आसान हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमने किस तरह से अपने मूड को मैनेज करना है, हमें पता चल जाता है कि किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करना है।
बिकॉज अगर आपसे आपकी इमोशंस नहीं मैनेज हो पा रहे होते तो दैट मीन्स कि आप इमोशनल रिलैप्स के पास बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और इसमें इस चीज़ में बड़ा आपके अंदर वर्ड्स ही क्रिएट हो जाती है कि यू कैन इमोशनली रिलैप्स। तो अपने आप को हर तरह की इमोशन से बचा के रखना और ये देखना कि राइट मोमेंट पे कौन सा इमोशन आपने शो करना है और किस तरह से शो करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जो हमारे जज्बात होते हैं हम इनको रोक नहीं सकते आने से। खुशी का इमोशन हो गया, एंगर का हो गया, सैडनेस का हो गया, डिप्रेशन का हो गया, एंग्जाइटी हो गई, ये जितने सारे इमोशंस हैं वी कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग। हम इनको रोक नहीं सकते, ये आने वाली चीज़ होती है। व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इनको किस तरह से हमने मैनिफेस्ट करना है, अपने इमोशंस का इजहार किस तरह से करना है, हम उसको सीख सकते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हम उस पर स्किल इनफ हो सकते हैं कि किस तरह से हमने हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। इमोशंस आने वाली चीज़ होती है, वी कैन नॉट स्टॉप। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें और ये कोशिश करना शुरू कर दें कि मैं कभी गुस्सा महसूस ही ना करूं, ये पॉसिबल नहीं है, ये बड़ी अनरियलिस्टिक सी अप्रोच है। ये सोच लेना कि मुझे कभी इमोशनल मतलब मैं कभी मुझे कभी गुस्सा ही ना आए, या मैं कभी सैड फील ही ना करूं, या मैं कभी डिप्रेस फील ही ना करूं, दैट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक। ये नहीं सोच लेना चाहिए, बिकॉज ये मतलब बहुत सारी अनरियलिस्टिक सी बात है ना, इलॉजिकल सी बात है कि आप कैसे अपने इमोशन को आने से रोक सकते हैं। बट वी कैन डू इज़ कि हम उनको मैनेज करना सीख सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि हमने अपने गुस्से का इजहार किस तरह से करना है, राइट वे में हम गुस्से का इजहार किस तरह से कर सकते हैं, सही से बात करके। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए जब गुस्सा आ रहा है तो मैंने अगर किसी के ऊपर एक्सप्रेस कर दिया तो माइट भी अगला बंदा हर्ट हो, माइट भी क्या डेफिनेटली अगला बंदा हर्ट होगा। अपने आप को डिस्टेंट कर लें और अपने आप को ये कह दें, उनको ये अगले को ये कह दें कि आई जस्ट नीड सम टाइम, आई जस्ट नीड सम स्पेस, आई थिंक इफ आई एक्सप्रेस माई सेल्फ तो थिंग्स माइट गेट वर्स्ट। ठीक है, शायद चीज़ें ख़राब हो जाएं, तो आई थिंक आई शुड डिस्टेंस माई सेल्फ, आई टॉक टू यू लेटर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पेन डाउन कर लें इसको, लिख लें। अगर आपको होता है कि शायद चीज़ें याद ना रहें, एक थोड़ी सी फैमिली मीटिंग होती है उसमें टाइम मिलता है और आपको पता है कि लाइक आप भूल सकते हैं, तो उनको पेन डाउन कर लें चीज़ों को। जब आपको इंडोर्स में अपने रूम में बैठे बैठे चीज़ें याद आ रही हों, उनको लिख लें ताकि आप मीटिंग के लिए प्रिपेयर होकर जाएँ। और आपको पता है जब आप मीटिंग के लिए फुली प्रिपेयर होकर जाते हैं ना तो आपकी मीटिंग बहुत अच्छी होती है। अजम्पशंस और रिकवरी नेगेटिव रिलेशन है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जैसे आप अजम्पशंस लगाते हैं, हमारा ब्रेन जो है ना डिज़ाइन इस तरह से हुआ हुआ है कि हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव अजम्पशंस ज़्यादा लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव वंस। अजम्पशंस हम इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है मेरे घर वाले ये सोच रहे हो सकता है मेरे घर वाले ये सोच रहे हो सकता है मेरे दिन बढ़ा दें, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ अजम्पशंस हम लगा रहे होते हैं। तो जब हम अज्यूम कर लेते हैं ना चीज़ों को, तो इसका इफेक्ट हमारी रिकवरी पे इस तरह से पड़ता है कि अगर हम नेगेटिवली चीज़ों को अज्यूम कर रहे हैं तो हम अपनी रिकवरी को भी हम नेगेटिवली एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि मैं रिकवरी भी ठीक नहीं रखूँगा, अगर इन्होंने ऐसे किया तो मैं भी फिर ऐसे ही करूँगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो वाली स्टेटमेंट आ जाती है। तो अजम्पशंस का और रिकवरी का आपस में काफ़ी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है एज लॉन्ग एज देयर नेगेटिव। अगर आपकी अजम्पशंस ही मनफी हैं और उनका जो कंटेंट है सारा वो नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली उसका रिकवरी पे डोमिनो इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी। तो थर्सडेज के ग्रुप में हम यूजली जो है कोडिपेंडेंसी के ऊपर बात करते हैं। कोडिपेंडेंसी क्या होती है, हम एक दफ़ा बस रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ कोडिपेंडेंसी? हम रोगी हो जाना, जैसे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो नशे के ऊपर हम रोगी होते हैं, नशे के ऊपर कोडिपेंडेंट होते हैं। उनका उठना बैठना, खाना पीना, नींद, हर चीज़ जो है वो नशे की वजह से अफेक्ट हो रही होती है। नशा मिलेगा तो वो खुश रहेंगे, उनका मूड भी ठीक रहेगा। नशा नहीं मिलेगा तो मूड भी ख़राब रहेगा और वो सैड भी रहेंगे। नशा मिलेगा तो वो खाना पीना भी अपना ठीक रख रहे होते हैं या नहीं रख रहे होते। नहीं नशा मिलता तो विड्रॉल की स्टेट आ जाती है। लाइक जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स होती है ना, हंगर नीड्स हो गई, स्लीप नीड्स हो गई, सेफ्टी नीड्स हो गई, सिक्योरिटी नीड्स हो गई, जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं, जब ये सारी इफेक्ट होने लग जाएं किसी भी चीज़ की वजह से, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की वजह से, दैट मीन्स कि आप कोडिपेंडेंट हो गए हैं उस चीज़ के ऊपर। इसी तरह जैसे पेशेंट्स जो हैं वो ड्रग्स के ऊपर कोडिपेंडेंट होते हैं, तो फैमिलीज जो हैं वो पेशेंट्स के ऊपर कोडिपेंडेंट होती हैं। फैमिलीज जो है वो ये चाह रही होती, अगर वो पेशेंट उनका खुश है, लव्ड वन उनका खुश है, तो फैमिली भी खुश है। पेशेंट का मूड अगर ठीक है तो फैमिली का मूड भी ठीक होता है, पूरे घर का मूड ठीक होता है। पेशेंट का मूड ख़राब होता है तो पूरे घर का मूड ख़राब होता है। लव्ड वन ने खाना नहीं खाया तो पूरा घर खाना नहीं खाता, फैमिली भी खाना नहीं खाती।
लव्ड वन घर लेट आया है तो फैमिली भी रात को जाग रही होती है, पेरेंट्स भी जाग रहे होते हैं, वो भी अपनी नींद ख़राब कर रहे होते हैं, अपनी भूख ख़राब कर रहे होते हैं, अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, लोगों से मिलना मिलाना छोड़ देते हैं आउट ऑफ शेम कि अगर कोई हमसे मिल गया और उन्होंने हमसे पूछ लिया लव्ड वन के बारे में तो हम क्या जवाब देंगे उनको, उन्हें क्या बताएंगे कि कहाँ पे है हमारा लव्ड वन। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं दैट इज़ बेसिकली कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी एक बीमारी होती है और ये फैमिलीज़ में ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू पेशेंट्स, बिकॉज पेशेंट्स का तो कन्फर्म होता है कि दे आर लाइक टोटली कोडिपेंडेंट ऑन द ड्रग, बिकॉज उनका उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ अफेक्ट हुई होती है ड्रग्स की वजह से। इसी तरह फैमिलीज़ में भी ये चीज़ रन कर रही होती है और ये फैमिलीज चाह रही होती हैं कि वो कोडिपेंडेंसी जो पेशेंट की ड्रग्स के साथ है उसको ब्रेक करके इस साइकिल को तोड़ दें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि वो अपना साइकिल ब्रेक नहीं करेंगे पेशेंट के साथ, दे कैन नॉट लाइक ब्रेक द साइकिल ऑफ पेशेंट विद द ड्रग। ये बात समझ में आई आपको कि जब तक वो खुद अपनी कोडिपेंडेंसी से बाहर नहीं निकलेंगे वो कैसे पेशेंट को उस ड्रग की कोडिपेंडेंसी से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हमने जब किसी से कोई काम करवाना हो तो पहले हम उसमें खुद स्किल इनफ होते हैं, फिर ही हमें पता होता है ना कि ये काम कैसे होगा, फिर ही हम अगले से ही उसको गाइड कर सकते हैं प्रॉपरली कि ये काम इस तरह से होना है, जब तक हमें वो काम खुद नहीं करना आता होता। तो फैमिलीज़ को ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि हमें पहले कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना आना चाहिए, या हम पहले कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना सीखें और फिर जाके हम अपने पेशेंट को या अपने लव्ड वन को उस कोडिपेंडेंसी से जो कि ड्रग्स के साथ है उससे बाहर निकालें। इसी तरह अब कोडिपेंडेंसी सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट होता है कोडिपेंडेंसी में दैट इज़ कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी सेल्फ केयर करना छोड़ देते हैं, अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, जैसे भूख प्यास का ख्याल ना होना, नींद का ख्याल ना होना, अपनी फ़िज़िकल हाइजीन अपनी ज़ात का ख्याल ना होना, सोशलाइजेशन बिल्कुल बंद कर देना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हम अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसी तरह जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, वो भी सेम इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर चल रहे होते हैं, वो भी अपने आप को आइसोलेट करके बैठ जाते हैं, किसी से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देते हैं और किसी से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, किसी से उनको लाइक वो किसी को फेस नहीं कर पा रहे होते हैं, इवन उनकी खुद की फैमिली भी कई कई दिन अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहे होते हैं, कई कई दिन जो है उनसे दूर रहते हैं और अपने आप को कंप्लीट आइसोलेशन की तरफ जो है वो लेकर जा चुके होते हैं। फैमिलीज भी पेशेंट्स भी उन्हीं पैटर्न्स पर चल रही होती हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इफ़ वी वांट कि हमारा जो लव्ड वन है इस एडिक्शन की बीमारी से बाहर निकल आए, तो हमें ज़रूरत है इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलने की। हम अपने करने वाले काम करें और लव्ड वन को उनके करने वाले काम करने दें। मसला तब आता है जब हम जो है बहुत ज़्यादा अगले को ये समझ लेते हैं कि अगले को ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये होती है कि हम खुद को ठीक कर सकें, हम खुद को लाइक अच्छा इंसान बना सकें, अपनी ज़ात के ऊपर अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर सकें, इंस्टेड कि हम दूसरों का ख्याल रखना शुरू कर दें और ये सोचना शुरू कर दें कि मैं इसको तो मैं ठीक करके ही छोड़ूंगा। वाई नॉट कि हम खुद को ठीक करें। कभी इस चीज़ के बारे में सोचें, अगर आप अपने रवैये ठीक कर देंगे, आप इस आइसोलेशन से बाहर निकल आएंगे, आप सोशलाइज करना शुरू कर देंगे, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे, आपका जो पेशेंट है, जो लव्ड वन है, वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा एंड यू विल सी दैट। बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि पेशेंट्स जो है वो बहुत उनके जो सारे रवैये और जो सारे पैटर्न्स होते हैं ना, वो बेसिकली इसी वजह से होते हैं कि पेरेंट्स ने उनको काफ़ी इनेबल किया होता है। पेरेंट्स ने उनको शो किया होता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपका ख्याल रखेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम रातों को देर जाग कर आपका इंतज़ार करेंगे और आपको खाना खिलाकर छोड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो सारे मैसेजेस हैं ये पेरेंट्स ने ही तो पेशेंट्स को दिए होते हैं। तो इन मैसेजेस को ब्रेक करने की ज़रूरत है, हमें इस साइकिल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसे ही हम ये मैसेजेस ब्रेक करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली एक रियलिटी चेक मिलना शुरू हो जाता है पेशेंट्स को, वो चीज़ देखना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा फैमिली मीटिंग्स में जब फैमिलीज आ रही होती हैं, अक्सर पेशेंट्स ये कह रहे होते हैं कि आप तो बड़े खुश लग रहे हैं, आप तो बड़े अच्छे लग रही हैं और आप तो अब हमें भूल भी गए और हम यहाँ पे हैं, आप तो बाहर मौजें कर रहे हैं, बाहर मज़े कर रहे हैं। तो पेशेंट्स फील करना शुरू हो जाते हैं इस चीज़ को कि हाउ कम कि हमारे बगैर इन्होंने सेल्फ केयर करना शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं था ये पहले, इन्होंने अपने आप को इतना चेंज कर लिया। तो जब वो चीज़ पेशेंट्स देख रहे होते हैं ना, तो इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है उनके ऊपर, क्योंकि दे ऑल्सो वांट कि उनकी फैमिली लाइक फ्लरिश करे, अपना ख्याल रखे, सेल्फ केयर की तरफ जाए, लेकिन उसके साथ साथ ही वो इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं
कि फैमिली अपनी ख्याल नहीं रख रही होती, तो वो इस चीज़ को लाइक कैश कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और इस चीज़ का कहीं ना कहीं से एक फ़ायदा उठा रहे होते हैं कि चलो अच्छा है, कहीं ये मेरी एडिक्शन में जो है साथ दे रही है उनकी ये बीमारी, तो हमने इस बीमारी से बाहर निकलना है ताकि हम उनको उस एडिक्शन से बाहर निकाल सकें। अच्छा, अब कोडिपेंडेंसी क्लियर समझ में आ गई कि किस तरह से ये एक बीमारी है और किस तरह से हमारे रवैयों को इफेक्ट करती है। एक सिंड्रोम इसको इस्तेमाल किए बोला जाता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ये भी बेसिकली कोडिपेंडेंसी की तरफ की वजह से होता है। किसी को आइडिया है क्या होता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम? ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है कि इट्स लाइक कि आप पेरेंट्स जो हैं वो इतनी टेंशन ले लेकर और इतना स्ट्रेस ले लेकर, इतनी एंग्जाइटी लेकर, ओनली बिकॉज ऑफ देयर लव्ड वंस, एक उनको दिल की बीमारी कहीं ना कहीं से शुरू होने लग जाती है। और ये जब आप देखते होंगे कि अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो डायबिटिक होते हैं, या उन्हें कोई ब्लड प्रेशर का इशू होता है, या उन्हें कोई हार्ट डिजीज़ होती है। और ये जो सारी फिजिकल डिजीज़ होती हैं, फिजिकल बीमारियां जो होती हैं फैमिलीज़ के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ये बेसिकली इस स्ट्रेस की वजह से होती हैं, बिकॉज देयर लव्ड वन इज़ इन्वॉल्व्ड इन एडिक्शन। ये इस एंग्जाइटी की वजह से होती है कि उनका लव्ड वन जो है वो एडिक्शन की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। ये इस मतलब इन सब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो जितने मसाइल हैं, जितने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जब ये आना शुरू होते हैं तो इसके साथ साथ ही एक आपको हार्ट डिजीज़ेज शुरू हो जाती हैं, आपको स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है, आप डायबिटिक हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे जो मेन वजह होती है वो एडिक्शन की ही होती है। होती तो कोडिपेंडेंसी ही है, बट कोडिपेंडेंसी एडिक्शन की वजह से ही आ रही होती है ना, किसी की लाइफ में या किसी की फैमिली में कोडिपेंडेंसी की वजह से ही एडिक्शन आ रही होती है। सॉरी, एडिक्शन की वजह से ही कोडिपेंडेंसी आ रही होती है कि अब इतना सेवेरिटी, इस स्ट्रेस लेवल की इतनी सेवेरिटी होती है, इस एंग्जाइटी लेवल की इतनी सेवेरिटी होती है कि आपको पैथोलॉजिकल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। एंड ये फैमिलीज़ में ज़्यादा होते हैं, लाइक ये फैमिलीज़ की बीमारी है बेसिकली कोडिपेंडेंसी। तो ये उनमें भी ये चीज़ें राइज होना शुरू हो जाती हैं। इतना ख़तरनाक है ये बीमारी। तो हमने सबसे पहला इस इनिशिएटिव ही ये लेना है कि एज अ फैमिली जो हमारा करने वाला काम है वो ये है कि हम रोगीपन से बाहर निकलें, हम इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलें। अब यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बेसिकली कोडिपेंडेंसी रिकवरी के ऊपर है कि किस तरह से हमने इस हम रोगीपन से रिकवर करना है, किस तरह से हमने इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था डिटैचमेंट विद लव कि किस तरह से अपने आप को डिटैच करना है, अपने आप को डिटैच अटैचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है लास्ट टाइम मिस शुमाइरा ने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से अगर आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं तो हम दैट मीन्स कि हम अपनी कोडिपेंडेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, आज जो मेरा मेन फोकस है दैट इज़ फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैमिलीज जो हैं दे आर गोइंग फॉर परफेक्शन, दे वांट कि उनका लव्ड वन बस परफेक्टली फाइन हो जाए और बिल्कुल ठीक हो जाए, कभी कुछ भी ना करे, और ज़रा सा भी अगर उनका थोड़ा मूड अप डाउन हो गया है दैट मीन्स कि कोई ना कोई इशू है। ये एक्सपेक्ट कर लेना कि अपने लव्ड वन से कि वो बिल्कुल भी उनका मूड ऊपर नीचे ना हो, दैट इज़ समथिंग कि आप परफेक्शन को सीख कर रहे हैं। परफेक्शन को हमने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, इंस्टेड हमने जो अपना फोकस रखना है वो हमने प्रोग्रेस की तरफ रखना है। हमने ये देखना है कि पहले से ज़्यादा कितनी बेहतरी आ चुकी हुई है हमारे लव्ड वन के अंदर, पहले क्या क्या रवैये थे उनके, कितने एक्सट्रीम लेवल के ख़राब थे, और अब कौन कौन से रवैये हैं जो कितने अच्छे जा रहे हैं। तो ये जो प्रोग्रेस वाली बात है, हमने हमारा फोकस प्रोग्रेस के ऊपर रखना है। पेशेंट्स के लिए भी यही चीज़ है कि अपना फोकस प्रोग्रेस के ऊपर रखें। जब हम परफेक्शन को सीख करना शुरू कर देते हैं ना, दैट मीन्स कि हम फियर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। हमें होता है कि मैंने हर चीज़ परफेक्ट करनी है, मैंने अपना कोई भी मूड जो है ऊपर नीचे नहीं लेकर आना। हम कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा फियर से, डर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। ये जो चीज़ होती है डिनाइल पैटर्न होता है, रिकवरी बाय फियर, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू परफेक्शनिज्म। कि आप परफेक्शनिस्ट इतना बनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप हर चीज़ को लेकर डरना शुरू कर देते हैं कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, मेरी रिकवरी पे कोई इफेक्ट ना आ जाए, मेरी सोब्राइटी के ऊपर कोई असर ना हो जाए, अगर मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो हर टाइम का जो डर हम अपने अंदर ले आते हैं ना, ये बेसिकली परफेक्शनिज्म की वजह से हो रहा होता है कि हम अपने आप को, हम चाह रहे होते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं और हम बिल्कुल न्यू हो जाएं और हमें कोई इशू ही ना हो, कोई मसला ही ना हो, और हम बिल्कुल पहले जैसे हो जाए। ये सोच रखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस सोच के इसको बस सोच के हद तक रखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि हम इसको प्रैक्टिस करना जब शुरू कर देते हैं तो हमें अल्टीमेटली होता क्या है कि वो डर के अल्टीमेटली हम ड्रग्स की तरफ ही चले जाते हैं। रिकवरी बाय फियर का जो डिनाइल पैटर्न है उसमें यही होता है ना कि हम हर चीज़ को लेकर डर रहे होते हैं,
हमें होता है कि अगर मैं बाहर चला गया तो मुझे कोई स्लिपरी फ्रेंड मिल गया तो फिर क्या होगा, मुझे समझ नहीं आएगी, तो मैं रिलैप्स ना कर जाऊँ, मैंने फॉलोअप्स मिस कर दिए तो मैं रिलैप्स ना कर जाऊँ। हर टाइम का डर होना, देयर इज़ अ प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन डर एंड फिक्र। फिक्र ज़रूर करनी चाहिए, हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि येस ये डर ख़त्म नहीं होता, इसको इस डर को फिक्र में रिप्लेस कर देना कि फिक्र किया करें कि यस अच्छी बात नहीं, अपने आप को प्रेज किया करें। जब आप अपने आप को प्रेज भी कर रहे हैं ना, ये चीज़ कह के कि यू नो लाइक आई हैव टू कीप अ चेक ऑन माई रिकवरी, मैंने अपनी रिकवरी अच्छी लेकर चलनी है और उसके लिए मुझे ये चीज़ें अवॉइड करनी है फॉर लाइफ टाइम। जब आप अपने आप को ये चीज़ कह रहे होते हैं ना, दैट मीन्स कि आपको फिक्र है अपनी रिकवरी की। लेकिन अगर आप एक एक चीज़ करने से डर रहे हैं और खौफ खा रहे हैं कि ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो रही होती है ना बेसिकली, कि जो हम सोच रहे होते हैं अल्टीमेटली फिर हम वही कर बैठते हैं। हम ये सोच, हमें डर यही होता है ना कि कहीं मैं रिलैप्स ना कर जाऊँ, और कंटिन्यूसली बैक ऑफ द एंड पे हमारा से यही डर चल रहा होता है रिपीटेडली। हम अपने आप को इसी डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, अल्टीमेटली फिर वो होकर रहता है। एट दी एंड होता ही यही है कि हम पे रिलैप्स कर जाते हैं और ये चीज़ फिर हमें ख़राबी की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि रिकवरी बाय फियर नहीं लेकर चलनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए इस चीज़ को लेकर कि कहीं कोई ख़राबी ना हो जाए, मैं रिलैप्स ना कर जाऊँ, कोई मसला ना हो जाए, इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। अगर हम डरते हैं तो मसला और बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये है कि प्रोग्रेस के ऊपर अपना ध्यान ज़्यादा रखना है। फैमिलीज़ के लिए ये चीज़ बड़ी अहम होती है कि फैमिलीज़ एक्सपेक्ट कर रही होती हैं देयर लव्ड वन टू बी परफेक्ट। यहाँ से इलाज कंप्लीट हो गया है, 3 मंथ्स के लिए इलाज कंप्लीट, इंडोर हो गया, आउटडोर भी कंप्लीट हो गया है, नाउ दे वांट कि अब तो कुछ भी ना करे, कोई उसका मूड ख़राब ना हो। फैमिलीज़ अक्सर ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि उनके लव्ड वन को इवन गुस्सा भी ना आए। हमने जितनी भी एक्सपेक्टेशंस लगानी है और जो लगानी चाहिए रियल लाइफ में, वो सारी की सारी रियलिस्टिक होनी चाहिए। लाइक हम ऐसी उम्मीदें लगाएं किसी के ऊपर जो पूरी भी हो सके। ऐसी उम्मीद लगाना कि वो बिल्कुल ही 4 साल 5 साल की खराबी जो है वो इन 6 महीनों में बिल्कुल रिकवर हो गया है, ये एक अनरियलिस्टिक सी अप्रोच है दोनों एंड से, पेशेंट्स के एंड से भी और फैमिलीज़ के एंड से भी। हमने जो अपनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है वो रियलिस्टिक रखनी है, वो फैक्ट्स की और फिगर्स की बेस पर हो, वो लॉजिकल हो, जिनकी कोई लॉजिक हो, जिनकी समझ में भी आए। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं, बट हमने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना। हमने अपने माइंड में ये चीज़ नहीं रखनी कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट होके रहना है। और फैमिलीज़ के लिए भी ये बहुत अहम बात है कि अगर मूड ऊपर नीचे हो रहा है, एज अ ह्यूमन बीइंग दैट्स ओके, हर किसी का होता है। और इमोशनल मैनेजमेंट करना और कुछ सीखना आसान काम नहीं होता, सब अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इस चीज़ को समझना बड़ा अहम चीज़ होती है। लेकिन अगर पेरेंट्स क्या कहते हैं इसको, जो पेशेंट्स होते हैं, अगर वो इस चीज़ को लाइक मैनिपुलेट करना शुरू कर दें, इस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दें, ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। हमने अपने एंड से कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल रियलिस्टिकली होकर सोचें, एक क्लियर माइंड रख के सोचें कि व्हाट डू वी वांट, और हमें क्या चाहते हैं, और हम अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, हम खुद से क्या चाहते हैं, और हम अपनी रिकवरी से क्या चाहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछते रहा करें कि क्या चाहते हैं हमारा अक्सर में। समटाइम्स इट्स ड्यू टू शेम, समटाइम्स शेम की वजह से हम फेस नहीं कर पा रहे होते अपने इश्यूज़ को, अपने मसलों को। समटाइम्स इट्स ड्यू टू डिनाइल, कि हमारा डिनाइल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उसका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो हम अपने फियर को फेस नहीं कर पा रहे होते। अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें, कोई नॉन स्लिपरी हो, जो आपके लिए मोटिवेटिंग हो, जो आपको इनकरेज करे, जो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने, तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं जो आपकी रिकवरी में हेल्प करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली यू बट आपकी फैमिली इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकती है, वो आपका सपोर्ट ग्रुप बन सकता है, वो आपको इनकरेज करने में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे हम फैमिलीज़ को यही चीज़ तो टीच कर रहे होते हैं, इसी चीज़ के लिए उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। पहले जहाँ पे उनके पैटर्न्स थे बहुत ज़्यादा इनेबल करने के या प्रोवोक करने के, अब हम उनको सिखा रहे होते हैं कि अब अपने इनेबल या प्रोवोकिंग करने के बजाय अब उनको इस तरह से पेशेंट्स को लेकर चलना ताकि आप उनका सपोर्ट ग्रुप बन सकें, आप उनका एक सपोर्ट सिस्टम बन सकें। वो इजीली आपसे अपनी क्रेविंग्स के बारे में शेयर कर सकें, वो इजीली आपसे अपने कंसर्न्स के बारे में शेयर कर सकें। अक्सर पेशेंट्स इस चीज़ को लेकर डर रहे होते हैं कि अगर मैंने अपनी फैमिली को बता दिया कि मुझे क्रेविंग्स हो रही तो कहीं वो मुझे इंडोर ना कर दे। होता है, ऐसी सोच आती है आउटडोर्स होने के बाद में। फैमिलीज को ये सोच आना दैट इज ड्यू टू कोडिपेंडेंसी बेसिकली। वो भी उनके भी कुछ लाइक अभी वो भी सही तरह से रिकवर नहीं हो रहे होते। देखिए, वो इंडोर तब होते हैं जब कोई ना कोई खराबी करके आते हैं।
विदाउट एनी खराबी, विदाउट एनी इशू हम इंडोर नहीं हो सकते, कभी भी इंडोर नहीं हो सकते अगर हमने कुछ किया ही नहीं होता। मैं यही चीज़ तो आपको बता रही हूँ कि जब हम ये डर लेकर अंदर बैठे होते हैं ना कि मैं कहीं इंडोर ना हो जाऊँ, मैं कहीं इंडोर ना हो जाऊँ, और इस डर को हैंडल करने के लिए जब हम ड्रग्स कर लेते हैं तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा कि इंडोर्स हो जाएंगे, हमें एज अ कॉन्सिक्वेंस रिफ्रेशर लेना पड़ेगा। ये डर मतलब एक तरह से हम इतना डर रहे होते हैं और इसी डर को हम सेटिस्फाई कर देते हैं खुद ही अपने ही पैटर्न्स के थ्रू, और फिर अल्टीमेटली हम ड्रग्स की तरफ चले भी जाते हैं। हेल्दी सेल्फ स्टीम को अपने आप को ग्रेटिट्यूड एक तो किया करें बहुत ज़्यादा कि किस तरह से आपने अपने आप को ब्लेस्ड फील करना है, आपके पास कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। इसके अलावा अपने आप को बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूशंस दिया करें, अपने आप को प्रेस किया करें, अपने आप को बताया करें येस यू लाइक आपके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्ब्रेस किया करें, द गुड क्वालिटीज़ दैट यू हैव इनसाइड योर सेल्फ उनको एम्ब्रेस किया करें, उनको एक्सेप्ट करें। हेल्दी शेम सॉरी क्या बात मुझसे पूछ रहे थे, सॉरी हेल्दी सेल्फ स्टीम। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने आप को बता सकते हैं कि जो आपके अंदर वीकनेसेस हैं, जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं, उसको एम्ब्रेस किया करें इंस्टेड ऑफ हाइडिंग दोज, इंस्टेड ऑफ उनसे शर्माना या उनको लेकर शर्मिंदगी महसूस करना कि मेरे अंदर ये लूप होल्स हैं। इनको शर्मिंदगी फील करने के बजाय एक्सेप्ट देम कि दीज आर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटीज़, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, ये जो गलतियाँ हैं, ये जो वीकनेसेस हैं, ये जो लूप होल्स हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है एंड दैट मेक्स यू अ कम्प्लीट पर्सन। अगर आप इस चीज़ को एम्ब्रेस करना शुरू करते हैं तो आपकी सेल्फ स्टीम जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होना शुरू हो जाती है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्ब्रेस करते हैं, एट्रीब्यूशंस करते हैं, हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। अगर हम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि अभी हम फिर स्टिल जो है हमारी जो सेल्फ स्टीम है वो हेल्दी नहीं है। सेल्फ स्टीम हेल्दी ही तब होगी जब हम इजीली शेयर कर सकेंगे, जब हम इतना कंफर्टेबल फील करेंगे। अनटिल अनलेस जब आप खुद कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे ना, अपने आप से कन्फ्रंट करेंगे, आप ये एक्सेप्ट करेंगे दैट यू हैव दीज वीकनेसेस, यू हैव दीज स्ट्रेंथ्स, आप किसी और से भी नहीं कर सकेंगे। तो जब आप किसी और से भी नहीं कर सकेंगे दैट मीन्स कि स्टिल कोई ना कोई इशू है आपकी सेल्फ स्टीम के साथ। अपनी वीकनेसेस को एम्ब्रेस करना, एम्ब्रेस योर ऑन वीकनेसेस, जो आपकी लूप होल्स हैं, जो आपके स्ट्रेंथ्स, आपके जो इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ, ठीक है, ये आपकी एक वीकनेस है, इसको एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें कि यस ऐसा है एंड इसके ऊपर वर्क करें, ट्राई टू इम्प्रूव दोज अपने कि आप हमेशा टाइम एंड अगेन ये चीज़ अपने आप को कहते रहें कि मैंने अपने इस गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है या मैंने अपने इस गुस्से को काबू करने की कोशिश करनी है, मैंने सीखना है कि किस तरह से मैंने अपने इस गुस्से को कंट्रोल करना है। ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस इज़ बेसिकली द की कि हम अपनी हेल्दी सेल्फ स्टीम को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ग्रेसफुली कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं, अब अगर आप इन दोनों को एम्ब्रेस कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप अपनी हेल्दी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करें, उसको हेल्प करें इंक्रीज़ करने में। जब हम अक्सर हमारी जो वीक सेल्फ स्टीम होती है, अनहेल्दी सेल्फ स्टीम होती है, वो इसी वजह से होती है बिकॉज हमारे अंदर जितनी गलतियाँ, जितनी कमियाँ, जितनी खामियाँ होती हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। वी आर रेजिस्टिंग को हम उनको एक्सेप्ट कर सके। हम अपने आप को रोक रहे होते हैं, हम शेम फील कर रहे होते हैं, हम शर्मिंदा फील कर रहे होते हैं कि अगर मेरी ये कमी या मेरी ये खामी अगले को पता चल गई तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, या वो पता नहीं मुझे किस तरह से जज करेगा, या वो पता नहीं मेरे बारे में क्या पर्सपेक्टिव अपना बना लेगा। तो ये जो चीज़ होती है ये बेसिकली हमें रोक रही होती है हमारी सेल्फ स्टीम को इंक्रीज़ करने में या हमारी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने में। इसका हल ये होता है कि हम अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करेंं, येस आई हैव दिस वीकनेस, मेरे अंदर ये गलती है, मेरे अंदर ये खामी है और मैं इस खामी को दूर करने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा और मैं अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करूँगा कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपनी इस खामी को ठीक करूँ और मैं इसके ऊपर वर्क करूँ। तो यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर ऑन सेल्फ। आपको पता है कि एक चीज़ आप ठीक कर रहे हैं, ये मॉरली एक्सेप्टेबल है, एथिकली एक्सेप्टेबल है, सोशली एक्सेप्टेबल है एंड ये आपको पता है कि ये आपकी टीचिंग्स ऐसी हैं और आप इसी को उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर ऑन सेल्फ। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको पता होता है कि यस ये चीज़ मैंने की है तो मैंने कुछ सोच समझ के किया और ठीक तरीके से किए और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर जो लोग आपको जैसा मर्जी ट्रीट करें या जो मर्जी करें, आप उनसे अफेक्ट नहीं हो रहे होते, आप उनकी बात का बुरा नहीं मना रहे होते बिकॉज आप अपने आप को जानते होते हैं। आपके अंदर इतनी सेल्फ अवेयरनेस होती है कि आपको पता होता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। आज फिर पी कर आए हो?
नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।